5/12/2025। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाई बहन मन, जैसे कि रौरे मन जानी ला कि हर हफ्ता हम रौरे मन ले नवा बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आए ही। मगर किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जनजातीय किसानों की उन्नति के लिए ट्राइबल सब प्लान योजना। तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन होता है लाभकारी। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। ट्राइबल सब प्लान योजना यानी जनजातीय उप योजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जाती है। राज्य के जनजातीय किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के किसानों को कई तरह के कृषि कार्यों में संबंधित जैसे केचुआ, खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहयोग भी प्रदान की जाती है। इस योजना से राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागण की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वो बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जाती है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक ये परवल प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। कृषि विशेषज्ञों की राय पर गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा कराना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौर मन के तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में पता लागलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौर मन के जानकारी देवा थी। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है।
प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई बहन मन, चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी को। देखो, आज के जो जानकारी हम लेके आए ही, ये बहुत सुंदर है। ये प्रेरणादायक कह सकीला के कि प्रेरणा मिले ला कैसे है नहीं। हर किसान भाई बहन मन मेहनत कस होवे ना से ले तो इमन बंद पड़े खदानों में मछली पालन कर लाभान्वित होते किसान। अब देखो, खदान जब बंद हो जाए है, अब हुआ उस जगह पर किसान मन मछली पालन करके लाभान्वित हुआ था। तो चलू इकर बारे में रौरम के विशेष जानकारी चाहिए तो फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी के दिवाई देवा थी। बंद पड़ी खादानों से मछली पालन किया जा सकता है और इससे किसान अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और ये सब कुछ हमारे झारखंड में हो रहा है। विशेष रूप से केज कल्चर तकनीक का उपयोग करके बंद पड़ी खादानों से मछली पालन कर किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। अगर हम कृषि दर्शन कार्यक्रम की बात करते हैं और किसान की बात करते हैं, तो आज हमारे किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं
गोमिया प्रखंड के स्वांग खाद्यान्न, जो कि बंद पड़ा खाद्यान्न था, और यहाँ पे मछली पालन करके केज कल्चर से किस तरीके से यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं और केज कल्चर में किन किन बातों की सावधानी बरतनी है और किस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ती है, इन सारे विषयों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मत्स्य प्रसार पदाधिकारी श्री त्रिलोक कुमार हैं। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके से मछली पालन का कार्य ये किसान कर रहे हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार किसान भाइयों, आज मत्स्य प्रसार पदाधिकारी मैं त्रिलोक कुमार मैं बता रहा हूं कि जो बंद कोल खदान है उनमें किस प्रकार से केज कल्चर के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं खदान, ये स्वांग में है और इसमें हम लोग पिछले वर्ष केज कल्चर स्थापन करके यहाँ हम लोग मत्स्य पालन की शुरुआत किए थे। तो यहाँ जो खदान के विस्थापित जो ग्रामीण हैं और जो युवा हैं, उन लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने के लिए ये सरकार की पहल है कि बंद खदान में केज कल्चर, इसमें हम लोग केज अनुदान स्वरूप हम लोग स्थापन कर देते हैं और केज अधिष्ठापन के पश्चात किसान भाइयों को यहाँ अनुदान स्वरूप इनपुट में मत्स्य बीज और मत्स्य का फीड खाना दोनों ही मुहैया कराया जाता है। इसमें 1 साल का कल्चर पीरियड होता है और जिसमें एक प्रजाति होती है पंगेसियस या जो भी कैटफिश हम लोग कहते हैं, वायुश्वासी मछली। इसमें अब हम लोग तिलापिया भी दे सकते हैं, पंगेसियस भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खदान में पंगेसियस का कल्चर किया जा रहा है और तिलापिया भी हम लोग पिछले साल डाले हैं। दोनों का उत्पादन काफ़ी संतोषप्रद है। इसमें हम लोग को मुख्य बात ध्यान ये देना रहता है कि केज का रख रखाव कैसे करना है। इसके लिए हम लोग जो चयनित लाभुक हैं उनको हम लोग मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र रांची में हम लोग प्रशिक्षण दिलाते हैं। इसमें केज कल्चर से बारीकियां जो भी है उसके बारे में वहाँ बताया जाता है कि जाल की साफ़ सफाई 15 दिनों में करनी होती है, उसमें किसी प्रकार का फंगस न लगे, इसके लिए पोटाशियम परमैंगनेट का छिड़काव किया जाता है ताकि मछली स्वस्थ रहे और आहार अपना संपूर्ण लेते रहे। इसमें फीड का जो बर्बादी है वो भी नहीं हो पाती है और उसको अच्छी तरह से आहार लेने से मछली का वृद्धि दर उसमें गुणवत्तापूर्ण पाई जाती है। हाँ जी, बंद खदान में केज हम लोग जो आप देख रहे होंगे यहाँ जीआई पाइप और ड्रम के माध्यम से हम लोग बनाया जाता है। इसमें जो सरकार के द्वारा अनुमानित लागत है एक केज का 3,58,000 रुपया है। उसमें हम लोग 3,22,000 रुपया सरकार के द्वारा अनुदान स्वरूप इन लोग को दिया जाता है। शेष इन लोग के द्वारा स्वयं अंशदान लगाया जाता है। एक केज का अगर हम लोग उत्पादन की बात करते हैं तो एक केज में हम लोग 10,000 मछली का जो बच्चा होता है बीज हम लोग संचयन करते हैं और इसमें अगर साल भर का उत्पादन लेते हैं तो टारगेट हम लोग 4.5 टन के लगभग हम लोग एक केज से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए है कि हम लोग जो फीडिंग है मछली का वो प्रॉपर तरीक़ा से कराना पड़ता है, समय पर, प्रतिदिन 2 टाइम, और इसका जो अगर कोई बीमारी होता है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ जो हम लोग का केज है इसमें 18 किसान हमारा जुड़े हुए हैं और भी हम लोग का अगर प्रत्येक वर्ष जो भी योजना आती है तो हम लोग यहाँ जोड़ते जाते हैं। इससे ग्रामीण रोजगार और आय का नया जरिया भी बनने लगा है। यह तरीका उन खदानों का उपयोग करता है जो खनन के बाद पानी से भर गई हो और इसके लिए सरकार भी सब्सिडी देती है। नहीं, ये नदी में या तालाब में ये नहीं हो सकता है केज, क्योंकि इसके लिए गहराई काफ़ी होना चाहिए, कम से कम 20 मीटर से ऊपर गहराई होनी चाहिए, तभी केज वहाँ अधिष्ठापन हो सकता है। ये जलाशय में हम लोग इसको करते हैं, लेकिन जलाशय के अलावा बहुत से जो कोलेरी एरिया है वहाँ खदान बंद पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है और उसके आसपास के युवा जो है सो अभी बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग इससे जोड़कर रोजगार के लिए हम लोग साधन उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं, मांगूर इसमें हम लोग नहीं अभी तक किया गया है और मांगूर इसमें संभव नहीं है क्योंकि अभी प्रयास भी नहीं किया गया उस पर। अभी हम लोग पंगेसियस पर और मोनोसेक्स तिलापिया पर हम लोग इसके कल्चर कर रहे हैं झारखंड के अन्य ज़िला में, और ये दोनों ही काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। मांगूर का अभी तक इसमें नहीं किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये चूँकि जलाशय हो या बंद खदान हो इसकी गहराई काफ़ी अधिक रहती है, तो इसमें सावधानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग प्रशिक्षण जब दिलाते हैं तो वहाँ स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि केज में जब भी कोई जाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण लाइफ जैकेट लेके ही जाएंगे
और हम लोग केज जब देते हैं इन लोगों को तो उसके साथ नाव और लाइफ जैकेट दोनों भी रहता है उसी का एक अंग के रूप में। और वहाँ बहुत से लोगों को तैराकी का भी हम लोग का वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है गोताखोर के रूप में। तो केज में जब भी जाना है तो सावधानी का जो भी नियम है उसको अपनाते हुए जाना है। जी हाँ, बाज़ार अभी लोकल मार्केट में इन लोग तो बेचते ही हैं, लेकिन यदि यहाँ मछली का उठाव नहीं होता है तो ये झारखंड से बाहर अन्य राज्य में भी ये लोग आपूर्ति कर रहे हैं। जैसे सासाराम है, यहाँ से अधिकांश मछलियाँ सासाराम इन लोग वहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए। जी हाँ, इसमें केज कल्चर के माध्यम से जैसा कि इन लोगों का हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं हमेशा, तो इसमें कभी कभी है कि पॉजिटिव भी आता है, कभी नेगेटिव भी आता है। जैसे समय पर अगर कुछ बीमारी लग गया मछली में तो उसमें उत्पादन में थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी तक ये खदान में बीमारी का कोई ऐसा सूचना नहीं है। और निश्चित रूप से इनका जो आमदनी है परिवार का बढ़ी है और उम्मीद करते हैं कि ये मत्स्य पालन से इनकी आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी ऐसा हो रहा है। इस तकनीक से स्थानीय लोगों, खासकर किसानों और महिलाओं को रोजगार मिलता है। बंद पड़े खादानों से मछली पालन से लाभान्वित किसान सरकारी योजनाओं और नई तकनीकों से प्रेरित होकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये जब हम लोग मछली का बीज संचयन करते हैं तो उसका औसत वजन 10 ग्राम के लगभग रहता है। तो हम लोग का एक ये डाटा चार्ट रहता है कि जो शुरुआती दौर में 2 महीने के आसपास मछली का जो वज़न है उसका 8% ये फीड के रूप में हम लोग प्रतिदिन खिलाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उसका वृद्धि होता है उसका खाना का मात्रा जो प्रतिशत है वो कम होते जाता है और 1 किलोग्राम का अगर मछली हो जाता है तो उसका शरीर का 1% वज़न उसका खाना देना पड़ता है। इसमें प्रारंभ में हम लोग प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहता है, लेकिन मछली जब 1 किलो सुपर हो जाता है तो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। तकनीकी इसमें खादान, चूँकि ये तो काफ़ी गहरा खादान होता है, 300-400 फीट पानी की गहराई है इसमें, तो हम लोग को उतना गहराई से मतलब नहीं है। मतलब 8 मीटर अगर हम लोग को ठीक जगह मिल जाता है तो उसमें हम लोग कर देते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम चाहेंगे किसानों को कि जो भी सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है उसका आप भरपूर उपयोग लें और प्रशिक्षण समय पर करें ताकि तकनीकी पहलुओं से अवगत रहें और इससे आपका उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और इसका लाभ लें। उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है, जिससे वे तालाबों या बंद खादानों के गड्ढों में मछली पालन कर अपना आय बढ़ा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि किसान मछली पालन से प्रति वर्ष लाखों रुपए कमा रहे हैं। आमदनी लगातार बढ़ रही है। तो देखो कैसे लागल जानकारी कि भाई जे चीज कर आदमी यूज नहीं करत हैं, इस्तेमाल नहीं करत हैं, उकर में भी हमारे किसान भाई बहन मन आमदनी करके कमा के रोजी रोटी कर जुगाड़ करके दिखा दिले है नहीं। तब रौरमन के इंतजार है दूसर जानकारी के, है नहीं। तो चलो रौरमन के हम दूसर जानकारी को लेकर चला थी। दूसर जानकारी जो है बाजार उन्मुखी खेत के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। अब देखो इकर बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है और जानना है। तो चलो हम रौरमन के विशेषज्ञ साहब के पास ले चला थी और जानकारी के दिवा देवा थी। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहाँ के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रंजय कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बाजार उन्मुखी कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए, इसके लिए क्या क्या जो ज़रूरी बातें हैं उनका ध्यान रखा जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई हैं वो अगर खेती करते हैं तो निश्चित रूप से वो लाभ के लिए करते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बाज़ार भाव अच्छा मिले, बाज़ार उन्मुखी खेती हो तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो आप हमें ये बताएं कि किस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं वो उन पर लागू होगी और उसका वो लाभ ले पाएंगे। किसान भाई जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी खेती जो थी
उतनी फ़ायदेमंद नहीं थी और हम लोग अपने खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं थे। उस समय हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रशासक हैं, राजनेता हैं, उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौती थी कि हम कैसे अपने देशवासियों के लिए एक इतना अनाज का उत्पादन करें जिससे कि हम अलग दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहें। वैसी परिस्थिति में हमारा जो कृषि नीति था, जो उत्पादन का तकनीक था, वो था कि एक अनाज से हम कितना अनाज पैदा करते हैं, जिससे कि ग्रेन टू ग्रेन मेरा प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी था वो था कि एक अनाज से हम कितना अनाज पैदा कर सकते हैं। मतलब उसका था उत्पादन उन्मुखी खेती, कि हम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हम कितना बढ़ा सकते हैं, कौन सा क्रॉप ले जिससे कि अच्छा उत्पादन हो, कि जिससे कि हमारे देश के जनसंख्या को हम उचित मात्रा में अनाज उपलब्ध करा सके, जिससे कि हम बाहर के देशों पर अनाज निर्यात के लिए, आयात के लिए मतलब उस पर निर्भर नहीं रहे। लेकिन समय के परिवर्तन के अनुसार आज हम अपनी उस आवश्यकताओं को पूर्ति कर लिए हैं और आज हम इतना अनाज उत्पादन कर रहे हैं और अन्य सब्जी, फल, फूल इत्यादि उत्पादन कर रहे हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति तो कर ही रहे हैं और बहुत सारी चीज़ हम विदेश में भी निर्यात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो आज का जो हमारा कृषि नीति है, जो हमारा वैज्ञानिक जो सोचते हैं, वो सोचते हैं रुपीज़ टू रुपीज़, कि अगर किसान 1 रुपया भी इन्वेस्ट करता है तो उसको कितनी आमदनी होती है। तो ये परिवर्तन आया है कृषि तकनीक में कि पहले ग्रेन टू ग्रेन था और अब है कि रुपीज़ टू रुपीज़, कि 1 रुपया इन्वेस्टमेंट से हम कितना अधिक से अधिक रुपया कमाते हैं। ये बात को हम बाजार उन्मुखी कृषि कहते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाई को 2-4-5 जो हमारा मुख्य रूप से सुझाव है उसको अगर ध्यान में रखें तो हम इसको बाजार उन्मुखी खेती के तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहला है, खास करके झारखंड प्रदेश में हमारे किसान जो हैं बहुत छोटे रकबे के किसान हैं, जिनके पास मैक्सिमम 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक की भूमि है जनरल किसान के पास। और ख़ास करके कुछ क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ सब्जी का उत्पादन अच्छा होता है। तो सबसे पहला है कि आप फसल का चुनाव निश्चित रूप से बाज़ार को ध्यान में रख के करें। किसान हमारे ज़्यादातर फसल का उत्पादन अपने घर को, पहले हम घर के खर्च को ध्यान में रख के करते थे, घर की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करते थे। लेकिन बाज़ार उन्मुखी खेती में सबसे महत्वपूर्ण है कि फसल का चुनाव आप बाज़ार को ध्यान में रख के करें कि किस चीज़ की बाज़ार की आवश्यकता है, पहला। दूसरा है कि अपने संसाधन को ध्यान में रख के करें कि आपके पास कौन सा ऐसा संसाधन है। नया फसल आप चुनाव कर लिए, उसके लिए आपके पास संसाधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका वो फसल नहीं हो पाता है। तो उससे आपका पहले जो कर रहे थे वो भी नहीं हो पाया और अभी जो करिएगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में आप अपने संसाधन का भी ध्यान रखिए। तीसरा है कि आप नई तकनीक का उपयोग निश्चित रूप से करने के लिए आप अग्रसर रहिए, जिससे कि आपको नई नई तकनीक का उपयोग करके आप ऐसे उत्पाद करें जिसका बाज़ार में मूल्य अच्छा मिले, उसकी क्वालिटी अच्छा हो। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जितने भी बाज़ार हैं उसको ध्यान में रख के आप इस काम को करें। तो ये 3 हो गया। चौथा हुआ कि आप अगर फसल का चुनाव कर लिए तो प्रभेद का चुनाव में भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रभेद बाज़ार में ज़्यादा डिमांडेबल है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। पांचवा है उत्पादन तकनीक। उत्पादन तकनीक का भी आप ध्यान में रखें कि अगर आप हायर डोज का फर्टिलाइज़र दे के आप उत्पादन करते हैं तो हो सकता है बाज़ार में उसको लोग नहीं पसंद करें। तो आपको उत्पादन तकनीक का भी ऐसा प्रयोग करना है जिससे कि आप का बाज़ार में उसका मूल्य अच्छा रहे। और पांचवा है ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग का जो मूल रूप से प्रोसेस है, इसका भी ख्याल रखें कि आप जो फसल उत्पादन करते हैं उसका ग्रेडिंग कैसे करें, उसका पैकेजिंग कैसे करें, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें। और छठवा है वैल्यू एडिशन, कि उसका मूल्य वर्धन कैसे करें। मूल्य वर्धन का केवल मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे प्रोडक्ट बना के बेचें। जैसे कि टमाटर का उत्पादन आप करते हैं तो टमाटर में ग्रेडिंग करिए, उसका बढ़िया से अथी करिए, तकनीक का उपयोग करिए जिससे कि आपको वो अट्रैक्टिव और अच्छा बाज़ार में मिल सके। और लास्ट में है कि आप मार्केट से हमेशा अवेयर रहिए
राष्ट्रीय मार्केट से, राज्य स्तरीय मार्केट से, अपने प्रखंड स्तरीय मार्केट से सेंसिटाइज रहिए, जिससे कि आपको मार्केट का भी ज्ञान रहे। तो ऐसी स्थिति में ये 7-8 पॉइंट को अगर ध्यान में रख के अगर आप खेती करते हैं तो इस तरह की खेती से को हम बाजार उन्मुखी खेती कहते हैं, और इससे आपको निश्चित रूप से अधिक फायदा होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोग जो सुझाव देते हैं कि कम से कम किसान के पास 1 ईयर का एक रिपोर्ट रहना चाहिए, सर्वे रहना चाहिए कि मार्केट में किस मंथ में कौन सा फसल का डिमांड ज़्यादा रहता है, चाहे वो सब्जी हो चाहे ग्रेन हो। पहला ये है। दूसरा, उसके पास ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि जिस बाज़ार में जहाँ पर वो बेचना चाहता है उस बाज़ार में किस फसल का और उसका दर किस महीना में कितना रहता है। अगर ये 2 चीज़ उसको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है और उस समय उसका दर क्या रहता है, बिक्री दर क्या रहता है, ये दोनों चीज़ को अगर ध्यान में रख के वो किसी वैज्ञानिक से या किसी विशेषज्ञ से डिस्कशन करे तो उसको वो बता देगा कि किस सीजन में आपको कौन सी फसल लगानी चाहिए। सुरक्षा खास करके झारखंड के कुछ ज़िले में अभी जानवरों का प्रकोप बढ़ गया है, और दूसरा है कि झारखंड में एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है किसानों के लिए, खास करके रबी मौसम में ओपन ग्रेजिंग का, खुला चारा का। तो वैसी समस्याओं के निदान के लिए, जैसा कि हम पूर्व में भी बताए, कि किसान संगठन की बहुत आवश्यकता है। किसान संगठन अगर होगा तो उससे इन सारी समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकता है। दूसरा है कि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बाजार को अगर आपको अपने तरफ आकर्षित करना है तो आप किसान संगठन बना के किसी चीज़ का उत्पादन करिएगा तो वो बाज़ार खुद आपके पास आएगा और आपका सामान को उचित मूल्य पर खरीद के ले जाएगा। तो किसान संगठन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अगर बाज़ार उन्मुखी खेती करना है। तो देखो आज तो उनको 2 जानकारी दिली और 2 जानकारी जबरदस्त बेस रहे है नहीं। तो से ले तो हमेशा कहिला किसान भाई बहन में रोरे मन के कि अगर राउट कोई जानकारी है कि हमें से कोई जानकारी चाहिए तो पता के लिखू, हम पता के लिखवाई देवा थी। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरमान मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकल यह दिना और यह बेरा नामा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।